Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Gravitation, and in this session we are going to discuss about mass and weight. Obviously mass और weight काफी interesting topic है क्योंकि काफी लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है. ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि इसका मास 1 kg है, इसका मास 2 kg है, वहीं पे वेट को भी वही बोलते हैं वो, बट ऐसा नहीं होता. मास और वेट में दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है, मास एंड वेट एक दूसरे से रिलेटेड कैसे रहते हैं, वही हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद द थिंग इज मास क्या है. मास इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी व्हिच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. मास क्या होता है, मास बॉडी का वो टोटल कंटेंट होता है जो बॉडी की इनर्शिया को मेजर करता है. क्लियर दैट मास इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी व्हिच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स. जो मास है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसे किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? That mass is the total content of the body which measures the inertia of a body and it is a scalar quantity and is measured in kilograms. Clear? Next चीज आती है हमारी that irrespective of the position of the body in the universe, mass always remains constant everywhere. No matter कि जो body है उसका universe में क्या position है, मास जो है हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा everywhere. That is यदि हमारा मास 5 kg है यहाँ अर्थ पे तो 5 kg ही हमारा मून पे होगा, 5 kg ही हमारा मरकरी पे होगा, 5 kg ही हमारा स्पेस में होगा. दैट इज नो मैटर हम कहाँ पे हैं, किस पोजीशन में है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो. जो बॉडी होती है उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्लियर हो गया ये सब मास के बारे में. अब बताती है वेट क्या होता है. मास के बारे में हमने स्टडी कर लिया, अब बता है वेट क्या होता है. Weight of an object is the force with which it attracts towards the earth. मास क्या था, सिंपली जो बॉडी का एक्चुअल वेट, एक्चुअल मास होता है उसे हम मास कहते हैं. जबकि वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ. वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का क्या होता है, फोर्स होता है जिससे इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से वो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट रहता है. क्लियर? दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट is attracted towards the earth. That is weight of an object, that is W is equals to mg होता है, force is equals to ma होता है. Is that clear? Force is equals to होता है m into a. Force क्या है, weight के बराबर है. a किसके बराबर है, ग्रेविटेशन के बराबर है. तो W is equals to क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा. Where m is equals to mass and g is equals to acceleration. तो W is equals to हो जाएगा g m upon r square. तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, एंड r इज इक्वल टू हो गया रेडियस ऑफ अर्थ. क्लियर? w gmm अपॉन r स्क्वायर हो गया, जहाँ पे m जो है हमारा अर्थ का मास है और r क्या है, हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है. क्लियर हो गया हमारा कितना डिफरेंस रहता है मास और वेट के अंदर. ठीक है. नोट, देयर इज एन इंपॉर्टेंट नोट that from last formula it is clear that weight of an object will change on a planet other than earth. क्लियर सी बात है, फॉर्मूला था W इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. उससे क्लियर है कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम प्लेनेट्स को चेंज करते रहेंगे. दैट इज हम अर्थ से यदि किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो हमारा वेट और हो जाएगा, मून पे जाएंगे तो हमारा वेट अलग होगा, मरकरी पे जाएंगे तो हमारा वेट अलग होगा, स्पेस में जाएंगे तो हमारा वेट अलग होगा. दैट इज जो वेट है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वो वेरी करता है, जबकि जो मास है वो वेरी नहीं करता. And spring balance is used to measure the weight of an object and fan balance is used to measure the mass of the body. नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि जो वेट है बॉडी का उसे किससे मेजर कर सकते हैं हम, और मास है बॉडी का उसे किससे मेजर कर सकते हैं. तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसके थ्रू हम जो बॉडी है उसके वेट को मेजर कर सकते हैं, जबकि फैन बैलेंस की हेल्प से हम बॉडी के मास को बैलेंस कर सकते हैं. इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द वेट, वेट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं. दैट weight is a vector quantity, it acts in vertically downward direction and its SI unit is Newton. क्या होता है, weight एक vector quantity होता है. Clear? It acts in vertically downward direction. ये vertically downward direction में लगती है ये जो force होती है, और इसकी SI unit न्यूटन होती है. क्यों? क्योंकि ये force होता है, force की SI unit न्यूटन होती है, इसीलिए weight की SI unit भी न्यूटन होती है.
वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन और 1 किलोग्राम मास का वेट कितना होगा, सॉरी 1 किलोग्राम जो वेट है, वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन, दैट इज 1 किलोग्राम मास का जो वेट है वो 9.8 न्यूटन होता है। दैट इज सपोज यदि आपका वेट 40 केजी है, क्लियर, तो उसमें आपको करनी पड़ेगी 9.8 का डिवाइड, तब जाके आपका एक्चुअल मास निकलेगा। यदि आपका वेट 40 केजी है अर्थ पे, तो आपका मास कितना होगा अर्थ पे, अराउंड 4 केजी, क्लियर। तो यही सब हमारे वेट और मास में हमारे वेरिएशन रहते हैं, ये हमारे वेट और मास में डिफरेंस रहते हैं। ऑल्सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होता रहता है। इन द स्पेस वेयर g is equal to 0, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, स्पेस में जहाँ पे g is equal to 0 होगा वहां पे वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो भी 0 होगा। इसीलिए क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं वो स्पेस में वेटलेस फील करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, इसकी वजह से क्या होगा, वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो भी वहां पे 0 हो जाता है। तो ये सब क्लियर हुआ आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंसेस। ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट बिकम्स 0, जो अर्थ का सेंटर है वहां पे भी जो वेट है वो 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे भी g की वैल्यू 0 होती है। दैट इज ड्यू टू द फैक्ट that on going down the earth value of g decreases simply, जैसे जैसे हम अर्थ पे नीचे जाते चले जाएंगे तो g जो है, ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और सेंटर ऑफ अर्थ पे g is equal to 0 होता है। दिस इज द रीजन कि जो मास होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, सॉरी वेट होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, वो भी 0 होता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Let the mass of an object be m. हम सपोज कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है and its weight on the moon be wm. उसका जो वेट है वो क्या है, wm है। Suppose the mass of moon is m. मून जो है उसका मास कैपिटल m है and its radius be r, और उसकी रेडियस कैपिटल r है। According to the universal law of gravitation, the weight of an object on the moon will be wm is equal to क्या हो जाएगा, gmm upon r square, क्लियर। ये हमें दे दी इक्वेशन नंबर 1। Now let the weight of same object on the earth be we. हम क्या करें, we जो है सेम ऑब्जेक्ट का वेट मान लेते हैं अर्थ पे, पर द मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून, क्लियर है। जो अर्थ का जो मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स है एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून, और रेडियस कितनी 4 टाइम्स ज्यादा है, तो w इज इक्वल टू g 100m into m upon 4r स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। दैट इज W is equal E is equal हो जाएगा g 100m into m upon 16r square। तो वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल हो जाएगा g m into m into 16r square upon r square into g into 100m into m। यहाँ से जो कैंसिल हो जाएंगे हम कैंसिल कर देंगे, सॉल्व आउट करके आएगा 16 upon 100 दैट इज 1 upon 6 लम्स, क्लियर। The weight of an object on the moon is 1/6 of the weight of the earth, that is जो मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना रहेगा, that will be is equal to the 1/6 of the weight of the earth, that is यदि हमारा अर्थ पे वेट 6 है तो मून पे हमारा वेट 1 होगा, क्लियर, क्योंकि मून पे 1/6 होता है टू द वेट ऑफ द अर्थ, क्लियर। अब सॉल्व आउट कर लेते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। एक मैन है जिसका जो वेट है वो 600 न्यूटन है अर्थ पे। व्हाट इज हिज मास इफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ग्रेविटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उसका मास फाइंड आउट करना है। ऑन द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। मून पे उसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है। एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। हमें फाइंड आउट करना है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है WE इज इक्वल टू 600 न्यूटन, GE इज इक्वल टू हमें गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, WM इज इक्वल टू गिवन है 100 न्यूटन और GM इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। वी नो M इज इक्वल टू होता है WE अपॉन GE, क्लियर। M इज इक्वल टू होता है हमारा 600 अपॉन 10, ये हमने अभी फाइंड आउट करा, आई मीन से सिंपली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू हो गया 60 किलोग्राम। तो GE इज इक्वल टू हो गया हमारा WE अपॉन M, क्लियर।
सिमिलरली GM यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो WM अपॉन M होता है, तो GM इज इक्वल टू 100/60 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus, acceleration due to gravity on the moon is 1.67 meter per second square, or we can say GE/6. Clear? तो सिंपली हम किसी भी न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें पता हो कि उसके क्या क्या हमें गिवन है और कौन सा फॉर्मूला हमें उसमें पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल वेट्स 120 न्यूटन। कोई एक पार्टिकल है जिसका वेट 120 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे उसका वेट 120 न्यूटन है। At what height above the earth surface will its weight be 30 न्यूटन। हमें फाइंड आउट करना है कि किस हाइट पे, अर्थ सरफेस से किस हाइट पे उसका जो वेट है वो 30 न्यूटन होगा। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। क्लियर? अब देखो वेट ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू क्या हो गया, m × g r स्क्वायर के बराबर हो गया, where g is equals to हो गया gm/r square। क्लियर? सो w/wm is equals to हो गया gm/r square अपॉन gm/r plus h का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि w1 यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ पार्टिकल एट हाइट h। क्लियर? तो अब 120 न्यूटन अपॉन 30 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया r plus h का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 न्यूटन, इसको सॉल्व आउट करेंगे 4 न्यूटन आ जाएगा इज इक्वल टू r प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 न्यूटन इज इक्वल टू r प्लस एच अपॉन r हो गया, हमने स्क्वायर रूट कर लिया, तो 2r इज इक्वल टू r प्लस एच हो गया। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करा, यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया हमारा h के बराबर। इज दैट क्लियर टू यू? तो सिंपली हम किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें पता हो क्या क्या हमें गिवन है और हम स्टेटमेंट को क्लियरली समझ पाए। By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, Anu buys 300 gram of gold at the poles. What will be the weight of gold at the equator? अनु ने पोल्स पे, दैट इज अर्थ के पोल पे 300 ग्राम गोल्ड खरीदा, उसका जो वेट है इक्वेटर पे वो कितना होगा? यू हैव टू टेल मी दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So, have you answered this in your minds? Let's check out. Actually, the value of acceleration due to gravity is less at equator than poles. जो acceleration की वैल्यू होती है ग्रेविटी की वजह से वो इक्वेटर्स पे कम होती है than poles. Obviously, poles पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। So, weight of 300 gram gold will be less at equator. इसीलिए जो 300 ग्राम गोल्ड जो उसने खरीदा था पोल्स पे, ठीक है, that will be less at equator. इक्वेटर पे वो कम होगा। Clear? That the value of acceleration due to gravity is less at the equator than poles. So weight of 300 gram gold will be less at the equator. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि जो इक्वेटर है, जो पोल्स हैं, वहाँ पे कैसे कैसे मास और वेट वेरी करते हैं। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमने ये भी स्टडी किया। डिफरेंट प्लैनेट्स पे मास और वेट कैसे वेरी करेंगे, हमने ये भी स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास है और मून पे मास है, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हमने ये भी फाइंड आउट करा। उसके साथ साथ हमने कुछ इजीली न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व आउट किया। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।